कंसेशन एग्रीमेंट में महारत भाग 03 प्रोजेक्ट स्कोप एवं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम मास्टरिंग द कंसेशन एग्रीमेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाग 3 प्रोजेक्ट स्कोप और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे, जिसमें स्केड्यूल बी और स्केड्यूल सी शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन साइट उसकी वास्तविकता होती है और इन दोनों के बीच सामंजस्य ही वास्तविक इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को परिभाषित करता है। इस सत्र में हम जानेंगे कि कार्यक्षेत्र स्कोप ऑफ वर्क कैसे परिभाषित होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का क्या अर्थ है और ये शेड्यूल कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हर इंजीनियरिंग गतिविधि कॉन्ट्रैक्ट की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। और अगर आज आप कुछ नया सीख रहे हैं तो हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस सीरीज के अगले अपडेट आपसे न छूटें। चलिए शुरू करते हैं कंसेशन एग्रीमेंट में महारत की यह यात्रा एक कॉन्सेप्ट के साथ। सीरीज रिकैप एवं संदर्भ। सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। भाग 3 पर आगे बढ़ने से पहले आइए अब तक कवर किए गए विषयों का संक्षिप्त रिकैप कर लेते हैं। भाग 1 में हमने कंसेशन एग्रीमेंट की संरचना और पूरे डॉक्यूमेंट की हायरार्की को समझा। भाग 2 में हमने हैम मॉडल का अध्ययन किया, इसके फाइनेंशियल फ्रेमवर्क और पेमेंट माइलस्टोन्स पर फोकस करते हुए जो हाइब्रिड एन्युइटी प्रोजेक्ट्स की रीढ़ हैं। अब भाग 3 में हमारा उद्देश्य फिजिकल और ऑपरेशनल डिलीवरेबल्स को समझना है, विशेष रूप से स्केड्यूल बी और स्केड्यूल सी में परिभाषित तत्वों को। स्केड्यूल बी भौतिक कार्यों का स्कोप बताता है, जबकि स्केड्यूल सी सुविधाओं, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की आवश्यकताओं से संबंधित है। तो जुड़े रहिए सेक्शन 1 स्केड्यूल बी फिजिकल स्कोप ऑफ वर्क के लिए, जहां हम समझेंगे कि वास्तविक निर्माण स्कोप अग्रीमेंट में कैसे दर्ज किया जाता है। प्रोजेक्ट हाईवे डेफिनेशन क्लॉज 1। इस सेक्शन में हम स्केड्यूल बी फिजिकल स्कोप ऑफ वर्क की शुरुआत क्लॉज 1 प्रोजेक्ट हाईवे डेफिनेशन से करते हैं। हर कंसेशन एग्रीमेंट की शुरुआत उस हाईवे के प्रकार और विस्तार को परिभाषित करने से होती है जिसे विकसित किया जाना है। डेवलपमेंट टाइप यह बताता है कि प्रोजेक्ट 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन है या पूरी तरह नया ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है। इससे कंसेशनायर से अपेक्षित कार्यस्तर स्पष्ट होता है। इसके बाद चेनेज आती है, जो प्रोजेक्ट स्ट्रेच के प्रारंभ और अंत बिंदुओं को दर्शाती है। उदाहरण के लिए 57+000 किमी से 89+500 किमी, कुल लंबाई 32.5 किमी। डिजाइन लेंथ और कंस्ट्रक्शन लेंथ के बीच अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि साइट कंडीशंस के अनुसार मामूली बदलाव संभव हैं। इसके बाद पेवमेंट टाइप आता है, या तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट IRC 37 के अनुसार DBM और BC लेयर्स, या रिजिड पेवमेंट IRC 58 के अनुसार PQCM 40। अंत में राइट ऑफ वे रो पूरे कॉरिडोर की चौड़ाई को परिभाषित करता है, जिसमें फॉर्मेशन, ड्रेनेज और यूटिलिटी जोन शामिल होते हैं। इस कॉरिडोर के भीतर आने वाला हर तत्व निर्माण और मेंटेनेंस दोनों का हिस्सा होता है। ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स क्लॉज 2। स्केड्यूल बी में आगे बढ़ते हुए क्लॉज 2 में ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स को परिभाषित किया गया है, जो हाईवे डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का अलाइनमेंट, कर्व्स और ग्रेडियंट सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित और आरामदायक हों। डिजाइन स्पीड का निर्धारण भू-आकृति टेरेन के आधार पर किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रोलिंग टेरेन में यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में डिजाइन स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाती है। इसके बाद आता है ग्रेडियंट, जो सड़क की लंबाई के साथ उसके चढ़ाव या ढलान की दर को दर्शाता है।
रूलिंग ग्रेडियंट 3.3% होता है। लिमिटिंग ग्रेडियंट 5% तक हो सकता है और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, जो केवल अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपनाया जाता है, अधिकतम 6% तक हो सकता है। मिनिमम कर्व रेडियस एक और महत्वपूर्ण ज्योमेट्रिक पैरामीटर है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन स्पीड के लिए न्यूनतम कर्व रेडियस 400 मीटर होना चाहिए, जबकि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए यह कम से कम 250 मीटर होना आवश्यक है। ये मान वाहन की स्मूथ मूवमेंट सुनिश्चित करते हैं और अत्यधिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद आता है सुपर एलिवेशन, यानी कर्व्स पर सड़क की सतह का झुकाव, जो लैटरल एक्सेलरेशन के प्रभाव को संतुलित करता है। सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अनुमेय सुपरएलिवेशन 7% होता है, जबकि बर्फ प्रभावित क्षेत्रों में इसे 4% तक सीमित रखा जाता है। ये सभी ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स मानक डिजाइन गाइडलाइंस द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे 4 लेन परियोजनाओं के लिए IRC SP 84, 6 लेन परियोजनाओं के लिए IRC SP 87 और इंटरसेक्शंस के लिए IRC SP 75। इन मानकों को सही तरीके से समझना और लागू करना सुरक्षित, टिकाऊ और कुशल हाईवे ज्योमेट्री प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और अगर आपको यह कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इस सीरीज के अगले सेक्शंस आपसे छूट न जाएं। पावमेंट क्रस्ट संरचना क्लॉज 3। अब हम शेड्यूल बी के क्लॉज 3 की ओर बढ़ते हैं। इस सेक्शन में पेवमेंट क्रस्ट कॉम्पोजिशन को परिभाषित किया गया है, जिसमें पावमेंट संरचना में उपयोग होने वाली विभिन्न परतों की मोटाई और सामग्री का विवरण दिया जाता है। डिजाइन ट्रैफिक के अनुसार मुख्य कैरिजवे के लिए डिजाइन ट्रैफिक 20 MSA निर्धारित किया गया है, जबकि सर्विस रोड के लिए यह 10 MSA होता है। यहाँ MSA मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल्स का अर्थ है वह कुल ट्रैफिक लोड जिसे पावमेंट को अपनी डिजाइन लाइफ के दौरान सुरक्षित रूप से सहन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ट्रैफिक की ग्रोथ रेट सामान्यतः प्रति वर्ष 5% या उससे अधिक मानी जाती है, ताकि पावमेंट डिजाइन भविष्य में बढ़ने वाले वाहनों की संख्या को भी ध्यान में रख सके। अब आइए फ्लेक्सिबल पेवमेंट कॉम्पोजिशन को समझते हैं। यह सामान्यतः कई परतों से मिलकर बना होता है। ऊपर से नीचे की ओर परतें इस प्रकार होती हैं। बिटुमिनस कंक्रीट BC लगभग 40 से 50 मिलीमीटर, डेंस बिटुमिनस मैकाडम DBM लगभग 50 से 100 मिलीमीटर, वेट मिक्स मैकाडम WMM लगभग 250 मिलीमीटर, ग्रैन्युलर सबबेस GSB लगभग 200 से 250 मिलीमीटर और अंत में सबग्रेड लेयर, जिसकी मोटाई लगभग 500 मिलीमीटर होती है और न्यूनतम CBR 8% होना आवश्यक है। अब यदि रिजिड पेवमेंट की बात करें तो उसकी संरचना अलग होती है। रिजिड पेवमेंट में सबसे ऊपर पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट PQCM 40 की परत होती है, जिसकी मोटाई लगभग 300 से 350 मिलीमीटर होती है। इसके नीचे ड्राई लीन कंक्रीट DLCM 10 की परत होती है, जो लगभग 150 मिलीमीटर मोटी होती है। और सबसे नीचे ड्रेनेज लेयर होती है, जिसकी मोटाई भी लगभग 150 मिलीमीटर होती है तथा जिसकी परमिएबिलिटी कम से कम 30 मीटर प्रति दिन होनी चाहिए। ये सभी क्रस्ट डिटेल्स अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही सुनिश्चित करती हैं कि पावमेंट संरचना में पर्याप्त मजबूती, सही ड्रेनेज और दीर्घकालिक टिकाऊपन हो, जिससे वह लंबे समय तक ट्रैफिक लोड और मौसम के प्रभावों को सहन कर सके। और यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लग रहा है तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कंसेशन एग्रीमेंट की प्रत्येक क्लॉज के बारे में और
ब्रिज एवं रॉब्स क्लॉज 4। शेड्यूल बी के क्लॉज 4 में ब्रिजेस और रॉब्स अर्थात रोड ओवर ब्रिजेस के लिए मानक और डिजाइन आवश्यकताओं को परिभाषित किया गया है। ये संरचनाएं किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक या मानव निर्मित अवरोधों के ऊपर से बिना रुकावट संपर्क और सुचारू ट्रैफिक प्रवाह सुनिश्चित करती हैं। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन यानी संरचनाओं का वर्गीकरण। मेजर ब्रिजेस वे होते हैं जिनकी कुल लंबाई 60 मीटर से अधिक होती है। माइनर ब्रिजेस की लंबाई 6 मीटर से 60 मीटर के बीच होती है और जिन संरचनाओं का स्पैन 6 मीटर से कम होता है उन्हें कलवर्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद लोड स्टैंडर्ड आता है जो IRC 62017 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत 40 टन का लोड माना जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ब्रिज के सभी घटक अपेक्षित लाइव लोड को सुरक्षित रूप से वहन करने में सक्षम हो। फाउंडेशन टाइप का चयन मिट्टी की प्रकृति और साइट कंडीशंस पर निर्भर करता है। यह निम्न प्रकार का हो सकता है: पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन जिसमें स्टीनिंग की मोटाई कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए, या ओपन फाउंडेशन जहां सुरक्षित वहन क्षमता सेफ बेरिंग कैपेसिटी कम से कम 30 टन प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए। अब यदि सुपरस्ट्रक्चर की बात करें तो इसका चयन स्पैन की लंबाई के अनुसार किया जाता है। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट PSC सामान्यतः 20 से 40 मीटर के स्पैन के लिए उपयोग किया जाता है। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट RCC 20 मीटर से कम स्पैन के लिए उपयुक्त होता है और 40 मीटर से अधिक स्पैन के लिए स्टील सुपरस्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसकी ताकत अधिक होती है और वजन अपेक्षाकृत कम होता है। इसके अतिरिक्त एक्सपांशन जॉइंट स्पेसिंग अधिकतम 25 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि ब्रिज तापीय विस्तार और संकुचन को बिना किसी संरचनात्मक क्षति के समायोजित कर सके। इन सभी ब्रिज डिजाइन पैरामीटर्स का सही तरीके से पालन करने से पूरे कंसेशन पीरियड के दौरान संरचना की टिकाऊपन, सुरक्षा और सर्विसेबिलिटी सुनिश्चित होती है। और अगर आपको यह विवरण उपयोगी लग रहा है तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल CD वर्क्स कलवर्ट्स क्लॉज 5। शेड्यूल बी के क्लॉज 5 में क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, जिन्हें सामान्यतः कलवर्ट्स कहा जाता है, पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं जो प्राकृतिक जलधाराओं, वर्षा जल या ड्रेनेज चैनलों को सड़क के नीचे से सुरक्षित रूप से गुजरने देती हैं, बिना ट्रैफिक को बाधित किए। सामान्यतः कलवर्ट्स का वर्गीकरण उनके आकार और माप के आधार पर किया जाता है। इनमें सबसे अधिक उपयोग होने वाले दो प्रकार हैं: पाइप कलवर्ट्स और बॉक्स कलवर्ट्स। पाइप कलवर्ट्स एक या एक से अधिक गोलाकार रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स से बने होते हैं, जिन्हें समानांतर रूप से बिछाया जाता है। प्रत्येक पाइप का व्यास सामान्यतः लगभग 1.2 मीटर या उससे अधिक होता है, जो आवश्यक डिस्चार्ज क्षमता पर निर्भर करता है। ये छोटे से मध्यम जल प्रवाह वाले क्रॉसिंग्स के लिए उपयुक्त होते हैं और आर्थिक, शीघ्र निर्माण योग्य तथा मेंटेनेंस में सरल होते हैं। दूसरी ओर बॉक्स कलवर्ट्स आयताकार आकार के होते हैं और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से निर्मित किए जाते हैं। इनका उपयोग वहां किया जाता है जहां अधिक डिस्चार्ज क्षमता की आवश्यकता हो या ऊंचाई की सीमित क्लियरेंस उपलब्ध हो। ये जल प्रवाह को सुचारू बनाए रखते हैं और उथली नदी तल या शहरी क्षेत्रों में स्थित क्रॉसिंग्स के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। कलवर्ट्स की सही साइजिंग, अलाइनमेंट और फाउंडेशन ट्रीटमेंट अत्यंत आवश्यक होती है, ताकि हाइड्रोलिक दक्षता और संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इनमें किसी भी प्रकार की असंगति से जलभराव, कटाव, एरोजन या यहां तक कि पावमेंट डैमेज भी हो सकता है।
इन कलवर्ट्स के बुनियादी प्रकारों को समझना इंजीनियरों को साइट कंडीशंस और अपेक्षित जल प्रवाह के आधार पर सही डिजाइन समाधान चुनने में सहायता करता है। और यदि आपको यह सीरीज उपयोगी लग रही है तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कंसेशन एग्रीमेंट की आने वाली क्लॉजेस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। ग्रेड सेपरेटर क्लॉज 6। स्केड्यूल बी के क्लॉज 6 में ग्रेड सेपरेटर्स के बारे में बताया गया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं जिनका उद्देश्य एट ग्रेड इंटरसेक्शंस को समाप्त करना और ट्रैफिक का सुरक्षित तथा निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना होता है। ग्रेड सेपरेटर विभिन्न ट्रैफिक धाराओं को ऊर्ध्वाधर रूप से अलग करते हैं जिससे भीड़ कम होती है और सड़क सुरक्षा में सुधार होता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है क्लियरेंस, अर्थात संरचना के नीचे उपलब्ध ऊर्ध्वाधर स्थान। वेहिक्युलर अंडरपास (VUP) के लिए न्यूनतम वर्टिकल क्लियरेंस 5.5 मीटर होना चाहिए। पेडेस्ट्रियन अंडरपास (PUP) के लिए न्यूनतम क्लियरेंस 3.5 मीटर निर्धारित किया गया है, जबकि लाइट वेहिक्युलर अंडरपास (LWAP) के लिए यह क्लियरेंस कम से कम 4.5 मीटर होना आवश्यक है। ये क्लियरेंस मान वाहन और पैदल यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करते हैं। ग्रेड सेपरेटर का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है रीइंफोर्स्ड अर्थ वॉल, जिसे सामान्यतः री वॉल कहा जाता है। री वॉल की अधिकतम ऊंचाई 8 मीटर से कम होनी चाहिए। इसका निर्माण सामान्यतः 30 ग्रेड के प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल्स और HDPE जियोग्रिड्स के संयोजन से किया जाता है जो इसे आवश्यक मजबूती प्रदान करते हैं। री वॉल्स का व्यापक उपयोग फ्लाईओवर और अंडरपास के अप्रोच क्षेत्रों में मिट्टी को रोकने और संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये आर्थिक, टिकाऊ और इंस्टॉलेशन में आसान होती हैं। इन डिजाइन मानकों को सही तरीके से समझना और लागू करना आधुनिक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुरक्षा, कार्यक्षमता और दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और यदि आपको ये व्याख्याएं उपयोगी लग रही हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि स्केड्यूल बी की आने वाली क्लॉजेस से आप जुड़े रह सकें। Service roads and intersections. Clause 7 of Schedule B covers service roads and intersections, which play an important role in managing access, traffic distribution, and safety along the highway corridor. Let's begin with the service roads. The standard width of a service road is 7.5 meters for a single carriageway and 12 meters for a dual carriageway. These roads are designed to handle local traffic and provide access to properties, villages, or other developments located along the highway without disturbing the main carriageway flow. The drainage system for service roads is generally integrated with the main highway drainage network. This ensures efficient water disposal and prevents surface flooding or erosion along the shoulders. Now coming to intersections, they are categorized as major or minor based on traffic volume and function. Major intersections are usually signalized and handle higher traffic volumes. Minor intersections often function as roundabouts, catering to lower traffic intensities. Where the traffic load exceeds 10,000 passenger car units, grade-separated intersections are recommended to maintain uninterrupted movement and safety. The proper design of service roads and intersections ensures smoother traffic operation, improved connectivity, and enhanced overall efficiency of the highway system. And if you are learning something new through this series, make sure to subscribe to Civil Engineering Infrastructure and press the bell icon to keep following the next parts of Schedule B. Toll Plaza and Technology, Item 1. Now we move to Section 2 of the Concession Agreement, which covers Schedule C, Project Facilities.
The first item in this section is Toll Plaza and Technology, defining the standards and operational requirements for efficient toll collection and system performance. The system must ensure FASTag compliance at 100%, with at least 60% of the total toll lanes dedicated to electronic toll collection, or etc. This ensures a faster, cashless, and more transparent tolling process. The transaction time should not exceed 0.5 seconds per vehicle, allowing smooth traffic flow and minimizing queuing at the plaza. The Weighing Motion, or WIM system, which records the gross weight of vehicles, should operate with an accuracy of plus or minus 5% at speeds between 5 and 10 km per hour. This helps identify overloaded vehicles and maintain road safety and pavement integrity. Reliable fiber optic connectivity with a minimum bandwidth of 1 gigabit per second is mandatory to ensure uninterrupted data transfer, real-time monitoring, and integration with central control systems. Additionally, a robust power backup system, consisting of uninterrupted power supply units and diesel generator sets, must remain operational 24/7 to guarantee system uptime under all conditions. These standards are designed to enhance tolling efficiency, improve user experience, and ensure the technological reliability of the toll plaza infrastructure. If you are finding this series helpful, don't forget to subscribe to Civil Engineering Infrastructure and press the bell icon to stay updated with the upcoming project facility clauses. Wayside Amenities, WSAPF, Item 2. The second item under Schedule C focuses on wayside amenities, also referred to as WSA or project facilities. These are essential for providing convenience, comfort, and safety to highway users over long stretches. Each facility must include a complete set of amenities, such as an infirmary for medical assistance, a dormitory for rest, a restaurant, toilets, fuel stations, and adequate parking areas. Together, these ensure that both passengers and drivers have access to all necessary services during their journey. As per the concession standards, one set of amenities must be provided on each side of the highway, both the up and down directions, at a maximum spacing of 50 kilometers. This ensures consistent accessibility for travelers in either direction. The parking capacity at each WSA should accommodate around 50 passenger car units, including space for buses and heavy trucks. Proper parking design is crucial to manage vehicle movement safely within the facility. Overall, each wayside amenity complex is planned across an area of over 60 acres, including well-designed landscaping zones that enhance aesthetics and provide a pleasant environment for road users. These facilities are a key part of user experience and play a major role in promoting safe and comfortable highway travel. And if you are finding this series informative, don't forget to subscribe to Civil Engineering Infrastructure and press the bell icon to keep learning about more project facilities and functional requirements. सड़क सुरक्षा एवं मेंटेनेंस आइटम 3। स्केड्यूल सी के अंतर्गत तीसरा आइटम रोड सेफ्टी एंड मेंटेनेंस से संबंधित है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है जो पूरे हाईवे के जीवन काल के दौरान उसकी ऑपरेशनल विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सबसे पहले बात करते हैं रोड फर्नीचर की। ये वे आवश्यक सुरक्षा और सूचना से जुड़े तत्व होते हैं जिन्हें पूरे हाईवे कॉरिडोर में स्थापित किया जाता है। इनमें माइलस्टोन, सीसीटीवी कैमरे, स्पीड लिमिट साइन बोर्ड और एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स (एटीएम्स) शामिल होते हैं। ये सभी ड्राइवरों को दिशा देने, सड़क की स्थिति पर निगरानी रखने और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। इसके बाद आते हैं सेफ्टी मेजर्स, जिनमें रिफ्लेक्टिव रोड स्टड्स, क्रैश बैरियर्स,
और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली रोड मार्किंग्स शामिल हैं। ये सभी तत्व विशेष रूप से रात के समय या खराब मौसम की परिस्थितियों में दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पीड कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत वाहनों की गति को 80 किलोमीटर प्रति घंटा से कम तक सीमित रखा जाता है। इसका प्रवर्तन सीसीटीवी मॉनिटरिंग और डिजिटल डिटेक्शन सिस्टम्स के माध्यम से किया जाता है, जिससे ड्राइवर अनुशासन बना रहता है और ओवर स्पीडिंग की घटनाओं का जोखिम कम होता है। अंत में मेंटेनेंस एक्टिविटीज को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: रूटीन, पीरियोडिक और इमीडिएट रिपेयर। रूटीन मेंटेनेंस में रोजमर्रा की सफाई, साइन बोर्ड्स का रखरखाव और छोटे मोटे पैच वर्क शामिल होते हैं। पीरियोडिक मेंटेनेंस में निर्धारित अंतराल पर रिसरफेसिंग, पेंटिंग और संरचनात्मक घटकों की मरम्मत शामिल होती है। इमीडिएट रिपेयर का उद्देश्य किसी भी अचानक हुई क्षति या सुरक्षा जोखिम को तुरंत दूर करना होता है, ताकि सड़क हर समय उपयोग के योग्य बनी रहे। ये सभी उपाय मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हाईवे सुरक्षित, टिकाऊ और संचालन की दृष्टि से प्रभावी बना रहे और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को एक स्मूथ और सुरक्षित ड्राइविंग अनुभव प्राप्त हो। और यदि आपको यह सीरीज जानकारीपूर्ण लग रही है, तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि शेड्यूल सी के आगामी आइटम्स के साथ आप लगातार सीखते रहें। प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एवं परफॉर्मेंस आइटम 4। शेड्यूल सी के अंतर्गत चौथा आइटम प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड परफॉर्मेंस से संबंधित है। इसमें यह परिभाषित किया गया है कि कंसेशन एग्रीमेंट के अंतर्गत निर्माण प्रगति की निगरानी कैसे की जाती है और समय पर या उससे पहले कार्य पूरा करने पर कैसे प्रोत्साहन तथा विलंब होने पर कैसे दंड लागू किया जाता है। माइलस्टोन्स वे महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं जिनके माध्यम से निर्माण अवधि के दौरान प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। सामान्यतः प्रमुख माइलस्टोन्स छठे महीने, 12वें महीने और 24वें महीने पर निर्धारित होते हैं। इनमें से 24वां महीना कमर्शियल ऑपरेशन डेट कॉड को दर्शाता है, अर्थात वह समय जब परियोजना आधिकारिक रूप से पूरी मानी जाती है और टोल संचालन प्रारंभ किया जा सकता है। तेज निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अर्ली कंप्लीशन बोनस का प्रावधान किया गया है। यदि परियोजना निर्धारित समय से पहले अधिकतम 30 दिन पहले पूरी कर ली जाती है, तो कंसेशनायर को प्रतिदिन कुल पूंजीगत लागत कैपिटल एक्सपेंडिचर का 0.03% बोनस के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके विपरीत, यदि परियोजना समय पर पूरी नहीं होती है, तो उस पर डेली डैमेजेस लागू किए जाते हैं। इसमें प्रत्येक विलंब दिवस के लिए पूंजीगत लागत का 0.01% दंड के रूप में वसूला जाता है। परियोजना के ऑपरेशनल चरण में प्रवेश करने के बाद परफॉर्मेंस बोनसेस वार्षिक सेवा स्तर और राजस्व उपलब्धि के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। यदि हाईवे की सर्विसेबिलिटी 85% से अधिक बनी रहती है और रेवेन्यू टारगेट का 90% से अधिक हासिल किया जाता है, तो कंसेशनायर वार्षिक परफॉर्मेंस इंसेंटिव के लिए पात्र हो जाता है। ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि परियोजना न केवल समय सीमा के भीतर पूरी हो, बल्कि अपने पूरे जीवन काल में उच्च गुणवत्ता, दक्षता और ऑपरेशनल स्थिरता बनाए रखे। और यदि आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तकनीकी सीरीज के अगले आइटम्स से आप जुड़े रह सकें। पर्यावरणीय संरक्षण उपाय आइटम 5। शेड्यूल सी के अंतर्गत 5वां आइटम एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स से संबंधित है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हुए किया जाए। इन उपायों का उद्देश्य हाईवे परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देना है।
इसका पहला प्रमुख पहलू है एफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन। परियोजना कॉरिडोर के प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए न्यूनतम 1000 पेड़ लगाए जाना अनिवार्य है। यह पहल न केवल हाईवे की दृश्य सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि प्रदूषण कम करने, मिट्टी के कटाव को रोकने और शोर स्तर को घटाने में भी सहायक होती है। साथ ही अलाइनमेंट के साथ जैव विविधता को समर्थन देती है। इसके बाद आता है एनिमल पैसेजेस और ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स का प्रावधान, जिन्हें उपयुक्त अंतराल पर प्रदान किया जाता है ताकि वन्यजीव हाईवे को सुरक्षित रूप से पार कर सकें। इनमें पशुओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अंडरपास या ओवरपास शामिल होते हैं, जिससे प्राकृतिक आवास आपस में जुड़े रहते हैं और पशुओं की आवाजाही बाधित नहीं होती। संवेदनशील क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नॉइज बैरियर्स लगाए जाते हैं। इन बैरियर्स की इफेक्टिव ओवरऑल पैनल हाइट ईओ कम से कम 3.5 मीटर होनी चाहिए। ये बैरियर्स आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों और वन क्षेत्रों के पास शोर स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंत में हाईवे कॉरिडोर के साथ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स स्थापित किए जाते हैं। इनमें उन्नत सेंसर शामिल होते हैं जो वायु गुणवत्ता से जुड़े पैरामीटर्स को निरंतर रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ साप्ताहिक डेटा विश्लेषण किया जाता है ताकि पर्यावरणीय स्थिति और अनुपालन कंप्लायंस की नियमित निगरानी की जा सके। ये सभी पर्यावरणीय संरक्षण उपाय मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हाईवे प्रभावी रूप से कार्य करता रहे, साथ ही पारिस्थितिक अखंडता और दीर्घकालिक स्थिरता भी बनी रहे। और यदि आपको इंजीनियरिंग और पर्यावरण के इस संतुलन की सराहना हो रही है, तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप इस तरह की और भी जिम्मेदार सीखते रहें। भुगतान एवं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी आइटम 6 शेड्यूल डी के अंतर्गत छठा आइटम पेमेंट्स और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी से संबंधित है। ये दोनों मिलकर प्राधिकरण, अथॉरिटी और कॉन्सेशनेयर के बीच वित्तीय प्रवाह और सुरक्षा तंत्र को परिभाषित करते हैं। इसका पहला घटक है मोबिलाइजेशन पेमेंट। यह परियोजना की शुरुआत में दिया जाने वाला 5% का एडवांस भुगतान होता है, जिसका उद्देश्य ठेकेदार को मशीनरी, मानव संसाधन और निर्माण सामग्री जैसे संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता करना होता है। हालांकि यह अग्रिम राशि केवल पेमेंट बैंक गारंटी के बदले में ही जारी की जाती है, जो परियोजना मूल्य के पहले 20% को कवर करती है। परियोजना का शेष भाग ठेकेदार द्वारा स्वयं वित्त पोषित कॉन्ट्रैक्टर फाइनेंस्ड किया जाता है। इसके बाद आता है माइलस्टोन पेमेंट। ये भुगतान परियोजना की भौतिक प्रगति के विभिन्न स्तरों पर संरचित होते हैं, सामान्यतः 12%, 24% और 40% कार्य पूर्ण होने पर। इससे यह सुनिश्चित होता है कि साइट पर होने वाली वास्तविक प्रगति के अनुरूप ही कैश फ्लो बना रहे। इसके अतिरिक्त मंथली पेमेंट्स का भी प्रावधान होता है, जो कुल परियोजना प्रगति के 70% तक लागू होता है। ये भुगतान स्वीकृत ड्राइंग्स और अनुमोदित वर्क प्रोग्राम के अनुसार सत्यापित कार्य मात्राओं के आधार पर किए जाते हैं। अंत में परफॉर्मेंस बैंक गारंटी पीबीजी, जिसे सामान्यतः पीबीजी कहा जाता है, अनुबंधीय आश्वासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह कुल अनुबंध मूल्य का 5% होती है और कंसेशन एग्रीमेंट के अंतर्गत प्रदर्शन संबंधी दायित्वों के लिए वित्तीय सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। ये सभी भुगतान और गारंटी प्रावधान मिलकर वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हैं, जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और परियोजना के निष्पादन एवं समयबद्ध डिलीवरी को लेकर दोनों पक्षों को विश्वास प्रदान करते हैं। और यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लग रहा है, तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि शेड्यूल डी के अगले वित्तीय पैरामीटर्स के बारे में आप सीखते रह सकें। मेंटेनेंस एवं ट्रांसफर आइटम 7
शेड्यूल डी के अंतर्गत 7वां आइटम मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि कंसेशन अवधि के दौरान हाईवे का संचालन रखरखाव कैसे किया जाएगा और अवधि पूरी होने के बाद उसे किस प्रकार प्राधिकरण को वापस सौंपा जाएगा। मेंटेनेंस पीरियड को 10 वर्षों के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अवधि के दौरान कंसेशनायर की यह जिम्मेदारी होती है कि सड़क और उससे संबंधित सभी परिसंपत्तियां सही और कार्यशील स्थिति में बनी रहें। हैंडबैक प्रक्रिया को चरणबद्ध फेज वाइज तरीके से पूरा किया जाता है ताकि अंतिम हस्तांतरण से पहले परियोजना के प्रत्येक भाग का विधिवत निरीक्षण और अनुमोदन किया जा सके। जब अनुबंध में निर्धारित सभी माइनर वर्क्स और मेजर वर्क्स सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाते हैं, तब एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र औपचारिक रूप से यह पुष्टि करता है कि कंसेशनायर ने सभी मेंटेनेंस दायित्वों को पूरा कर दिया है और परियोजना ट्रांसफर के लिए तैयार है। यदि निर्धारित की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (KPIs) के आधार पर प्रदर्शन में कोई कमी पाई जाती है, तो परफॉर्मेंस फॉरफिचर लागू की जा सकती है। इसमें आमतौर पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी या अंतिम भुगतान से वित्तीय कटौती की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की अनुबंधीय अनुपालना में कमी की भरपाई हो सके। अंतिम चरण में एसेट्स ट्रांसफर किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी ऑपरेशनल सिस्टम्स का हस्तांतरण शामिल होता है, जैसे इंसिडेंट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वाहन, मेंटेनेंस उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ, ताकि प्राधिकरण टेकओवर के बाद बिना किसी बाधा के संचालन जारी रख सके। मेंटेनेंस और ट्रांसफर की यह संरचित प्रक्रिया पूरे प्रोजेक्ट के जीवन चक्र में जवाबदेही, गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। और यदि आपको यह कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कंसेशन अग्रीमेंट सीरीज की शेष स्लाइड्स से आप जुड़े रह सकें। विवाद समाधान एवं एग्जिट आइटम 8। शेड्यूल डी के अंतर्गत 8वां आइटम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड एग्जिट से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि कंसेशन फ्रेमवर्क के भीतर उत्पन्न होने वाले विवाद, मतभेद या समय से पहले समाप्ति अर्ली टर्मिनेशन की स्थितियों को कैसे प्रबंधित किया जाता है। इसका उद्देश्य परियोजना संचालन में न्याय, पारदर्शिता और निरंतरता सुनिश्चित करना होता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत इंडिपेंडेंट इंजीनियर की भूमिका से होती है। इंडिपेंडेंट इंजीनियर समय समय पर निरीक्षण करता है, कार्य प्रगति का सत्यापन करता है और कंसेशन एग्रीमेंट के अनुपालन का प्रमाणन करता है। यह प्रोफेशन कंसेशनायर और सरकारी प्राधिकरण के बीच एक तटस्थ प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और निष्पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से विवादों को उत्पन्न होने से पहले ही रोकने में सहायता करता है। यदि इसके बावजूद विवाद उत्पन्न होते हैं तो अगला स्तर होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड, जिसे MOATHDR भी कहा जाता है। इस बोर्ड की नियुक्ति परियोजना के आरंभ होने के 2 महीनों के भीतर की जानी चाहिए ताकि निर्माण या संचालन के दौरान उत्पन्न किसी भी समस्या का समयबद्ध और प्रभावी समाधान किया जा सके। जब किसी कारणवश कंसेशन को समाप्त किया जाता है, चाहे वह डिफॉल्ट के कारण हो या आपसी सहमति से, तब टर्मिनेशन पेमेंट से संबंधित प्रावधान लागू होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार कंसेशन एग्रीमेंट के प्रावधानों के तहत योग्य टर्मिनेशन राशि का 90% से 100% तक भुगतान किया जा सकता है। ऐसे सभी भुगतान एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से किए जाते हैं, जिससे धन का हस्तांतरण पारदर्शी, सुरक्षित और वित्तीय नियमों के अनुरूप बना रहता है। एग्जिट प्रक्रिया या तो सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से हो सकती है, जिसमें कोई अन्य इकाई परियोजना का दायित्व संभाल लेती है, या फिर बायआउट के माध्यम से, जो अनुबंधीय शर्तों पर निर्भर करता है।
यह सुव्यवस्थित तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना से जुड़े विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान हो, देरी को न्यूनतम रखा जाए और सभी हितधारकों के हितों की सुरक्षा की जा सके। और यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लग रहा है तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कंसेशन एग्रीमेंट PPP आइटम 9। शेड्यूल डी के अंतर्गत 9वां और अंतिम आइटम स्वयं कंसेशन एग्रीमेंट से संबंधित है। यह वह मुख्य दस्तावेज है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत सरकारी प्राधिकरण और निजी भागीदार के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। यह एग्रीमेंट सामान्यतः बॉट एन्युइटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में संरचित होता है, जिसका अर्थ है बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर। इस मॉडल के अंतर्गत कंसेशनायर पर परियोजना का डिजाइन, निर्माण, संचालन और मेंटेनेंस एक निश्चित अवधि तक करने की जिम्मेदारी होती है, जिसके बाद परिसंपत्ति को सरकार को वापस सौंप दिया जाता है। कंसेशन पीरियड आमतौर पर 17 वर्ष या 20 वर्ष का होता है, जो परियोजना के आकार और उसकी वित्तीय संरचना पर निर्भर करता है। इस अवधि में निर्माण और संचालन दोनों चरण शामिल होते हैं, जिससे कंसेशनायर को एन्युइटी पेमेंट्स के माध्यम से अपने निवेश की भरपाई करने का अवसर मिलता है। पेमेंट मैकेनिज्म बायएन्युअल एन्युइटी बेसिस पर कार्य करता है, जिसमें प्राधिकरण द्वारा कंसेशनायर को वर्ष में 2 बार भुगतान किया जाता है। ये भुगतान परियोजना के प्रदर्शन, सेवा स्तर, सर्विस लेवल्स और परिसंपत्ति की स्थिति से जुड़े होते हैं, जिससे पूरे कंसेशन काल में जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। परियोजना के जीवन काल के दौरान किए गए किसी भी परिवर्तन, जैसे डिजाइन में संशोधन या वित्तीय समायोजन, को रिवाइज्ड टर्म्स के अंतर्गत लाया जाता है। ऐसे सभी परिवर्तनों को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना और कंसेशन एग्रीमेंट का हिस्सा बनाकर दस्तावेजित करना आवश्यक होता है। अंततः जब सभी अनुबंधीय दायित्व, विशेषकर मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस से संबंधित शर्तें पूरी कर ली जाती हैं, तब परियोजना टर्मिनेशन स्टेज में प्रवेश करती है। इस चरण में परिसंपत्ति को पूरी तरह कार्यशील स्थिति में प्राधिकरण को औपचारिक रूप से सौंप दिया जाता है। यह सुव्यवस्थित ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में दीर्घकालिक साझेदारी की दक्षता, वित्तीय पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। और यदि आप इस सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। मुख्य निष्कर्ष की टेकअवेज। आइए इस सत्र में कंसेशन एग्रीमेंट से जुड़े प्रमुख बिंदुओं का संक्षेप में पुनरावलोकन करें, विशेष रूप से शेड्यूल बी, शेड्यूल सी और शेड्यूल डी के संदर्भ में। सबसे पहले हमने मॉडर्न टोल प्लाजास के विकास पर चर्चा की, जो FASTag आधारित सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी और ऑटोमेटेड कंट्रोल मेष से लैस होते हैं। ये सभी उन्नत हाईवे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुरूप डिजाइन किए जाते हैं, ताकि टोलिंग प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और कुशल बन सके। दूसरे बिंदु में हमने वेसाइड अमेनिटीज के बारे में समझा, जहां हाईवे की दोनों दिशाओं में निर्धारित अंतराल पर एक पूर्ण सुविधा सेट विकसित किया जाना आवश्यक होता है। इनमें रेस्ट एरिया, रेस्टोरेंट, फ्यूल स्टेशन और पार्किंग सुविधाएं शामिल होती हैं, जो यात्रियों के आराम और सुविधा को बढ़ाती हैं। तीसरे, हमने PPP एन्युइटी बेस्ड कंसेशन एग्रीमेंट की समीक्षा की, जिसमें निजी कंसेशनायर परियोजना का निर्माण, संचालन और मेंटेनेंस करता है और बदले में प्राधिकरण से छमाही, बायएन्युअल एन्युइटी पेमेंट्स प्राप्त करता है। इससे परियोजना की वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। चौथे बिंदु में हमने मेंटेनेंस और ट्रांसफर से जुड़े अनुबंधीय प्रावधानों पर चर्चा की। इसमें 10 वर्षों की मेंटेनेंस अवधि और उसके बाद संरचित चरणबद्ध हैंडबैक प्रक्रिया शामिल होती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि परिसंपत्ति अपने पूरे जीवन काल में उत्कृष्ट स्थिति में बनी रहे। अंत में हमने क्लियर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और एग्जिट प्रोविजंस के महत्व को समझा।
इसमें इंडिपेंडेंट इंजीनियर, MORTH डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड और एस्क्रो आधारित भुगतान तंत्र की भूमिका शामिल है, जो परियोजना में न्याय, पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये सभी प्रमुख निष्कर्ष दर्शाते हैं कि सुव्यवस्थित कंसेशन संरचनाएं किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को निर्माण से लेकर हस्तांतरण तक कुशल, टिकाऊ और जवाबदेह बनाए रखती हैं। और यदि आपको यह सीरीज उपयोगी लग रही है तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इस व्यापक कंसेशन अग्रीमेंट सीरीज की अंतिम स्लाइड्स और निष्कर्ष आपसे न छूटें। अगले एपिसोड की झलक, नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू। इस सत्र को समाप्त करने से पहले आइए हमारी सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज के अगले एपिसोड की एक संक्षिप्त झलक देख लेते हैं। आगामी एपिसोड में हम प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण घटकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लैंड एक्विजिशन। इसके बाद एनवायरमेंटल एक्टिविटीज पर एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। हम यह समझेंगे कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की तकनीकी और वित्तीय नींव कैसे तैयार करता है और किस प्रकार समन्वित भूमि अधिग्रहण परियोजना के समयबद्ध और विवाद मुक्त क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही हम विभिन्न एनवायरमेंटल एक्टिविटीज पर भी चर्चा करेंगे, जिनमें पर्यावरणीय स्वीकृतियां, कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन और सस्टेनेबिलिटी मेजर्स शामिल हैं, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। ये सभी विषय आपको यह गहराई से समझने में मदद करेंगे कि किस प्रकार योजना निर्माण और पर्यावरण प्रबंधन कंसेशन फ्रेमवर्क के साथ मिलकर सफल परियोजनाओं को आकार देते हैं। तो जुड़े रहिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला एपिसोड आपसे न छूटे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ मास्टरिंग द कंसेशन अग्रीमेंट पार्ट 3 प्रोजेक्ट स्कोप एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने प्रोजेक्ट हाईवे की परिभाषा, ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स, पावमेंट संरचनाएं, टोल सिस्टम, पर्यावरणीय संरक्षण उपाय और वित्तीय पैरामीटर्स तक सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझा। इनमें से प्रत्येक तत्व किसी भी कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट को एक पूरी तरह कार्यशील और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्ति में बदलने में अहम भूमिका निभाता है। आज हमारे साथ सीखने और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका निरंतर सहयोग हमें सिविल इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर और भी विस्तृत, व्यावहारिक और मूल्यवान कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी आगामी तकनीकी सीरीज के किसी भी अपडेट से आप चूक न जाएं। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और मिलकर इंजीनियरिंग के सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य बनाइए।